तो नमस्कार प्यारे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों मेरा नाम निखिल है और आज की इस वीडियो में बात करेंगे यूजी सेमेस्टर थर्ड हिस्ट्री MJ5 पेपर के। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इतिहास, और इतिहास में आज हम लोग पढ़ेंगे MJ5 पेपर को दोस्तों, ठीक है। इसमें से आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों हुनों का आक्रमण, आखिरकार ये हुन कौन थे, भारत में आक्रमण क्यों किए और इसमें क्या प्रभाव पड़ा, सभी चीज़ों को देखने वाले दोस्तों, ठीक है। उससे पहले जितने भी छात्र छात्र प्यारा से काम कीजिए, जितने भी बच्चे कॉपी और पेन लेकर नहीं बैठे वो बैठ जाए दोस्तों, क्योंकि हम लोग पढ़ने के लिए आए हैं ना, तो वो हम लोग करेंगे तो अच्छा रहेगा। धीरे धीरे आप लोग लिखिएगा। अगर आप लोग अभी नहीं लाए, अगर नहीं लिखना चाहते तो एक काम कीजिए, मेरा बात सुनिए। क्या कीजिए कि आप सबसे पहले इस वीडियो को देखिए, सुनिए, सुनने के बाद समझने के बाद क्या कीजिएगा, फिर से इस वीडियो को चालू कीजिएगा, फिर आराम से आप उसको धीरे 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 लिखते रहिएगा दोस्तों, ठीक। तो ये अच्छा रहेगा आप लोग। चलिए, तो अभी क्या करेंगे, हम लोग हुनों को पढ़ेंगे। आखिरकार ये हुन कौन थे वो हम लोग जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है। एकदम आसान सरल शब्दों में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, कोई किताबी लैंग्वेज नहीं। आपको मुझे समझाना है, अगर समझ में नहीं आएगा तो आप प्यार से कमेंट कर दीजिएगा, भैया आज हमको समझ में नहीं आया, ठीक है। आप फिर से बनाइए वीडियो, तो हम क्या करेंगे, अपना फेस दिखाकर आप लोग को वीडियो बना दूंगा, ठीक है। चलिए, देखिए दोस्तों, हुन जो थे ना, वो मध्य एशिया की एक असभ्य जंगली जाति था दोस्तों, ठीक है। ये मध्य एशिया का एक असभ्य जंगली जाति था दोस्तों, ठीक। तो देखिए, हुन मूलतः मंगोल जाति के थे और ठीक है, शिथनियों की एक शाखा थी, ठीक है। तो इसकी ये शाखा आप याद रखिएगा। वो मूल जो हुन जो थे ना दोस्तों, वो मूलतः मध्य एशिया के था और वो जंगली बर्बर जाति था। बर्बर जाति तो आप जानते हैं, घुमक्कड़ जानते हैं क्या होता है, ठीक है। देखिए, आजीविका के साधनों की खोज में दूसरी, ठीक है, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में हुन अपने मूल निवास स्थान को छोड़ते समय दो शाखाओं में बट गया। देखिए, घुमक्कड़ लोगों का काम क्या होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान, ठीक है, जाना, अपने भोजन वोजन का तलाश में जानवर को लेके। तो इस प्रकार से हुन भी अपनी आजीविका की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है। तो इस प्रकार से लोग दो शाखाओं में बट जाता है दोस्तों। पहला हम लोग शाखा देखेंगे, दूसरा शाखा, दोनों को देखेंगे, ठीक है। कितनी शाखाओं में बढ़ता है दोस्तों, दो शाखाओं में बढ़ जाता है। पहली जो शाखा है ना दोस्तों, वो वोल्गा नदी की और, ठीक है, प्रवेश करता है और वो यूरोप चला जाता है, ठीक है। जो वोल्गा नदी है इसको पार करता है, वो किधर चला जाता है दोस्तों, यूरोप में, ठीक है। तो ये तो इधर नहीं आया ना, अब दूसरा वाला इधर आएगा भारत, ठीक है, और वही होना यहाँ पे आक्रमण करता है। और जो दूसरा है ना दोस्तों, दूसरा शाखा, ठीक है, अक्कस की घाटी को पार करता है, वो यहाँ पे आ जाता है, कहाँ पे, भारत में, ठीक है। चलिए, भारत में जो हुन आक्रमण किया दोस्तों, वो दूसरी शाखा से ही है। भारत में जो हुन आक्रमण किए थे ना, भारत में जो हुन आए हैं, एंट्री किए हैं, वो कौन सी शाखा से है, पहली या दूसरी, दूसरी शाखा से, ठीक। तो ये तक लिख लीजिएगा आप। यहाँ तक क्या लिखना है कि हुन मूलतः मध्य एशिया के थे, वो एक जंगली बर्बर जाति था, ठीक है। वो अपनी आजीविका, ठीक है, आजीविका के खोज में क्या बोलते हैं, दो शाखाओं में बट गया। एक तो आपका यूरोप की ओर चला गया, एक भारत की ओर आ गया दोस्तों, ठीक है। चलिए, यहाँ तक तो क्लियर है, आगे देखते हैं दोस्तों। अक्कस की घाटी के हुन ने ईरान में, ठीक है, तत्कालिक शासक फिरोज को पराजित करने के बाद, ठीक है, काबुल में कुषाण राज्य को नष्ट कर दिया। इन्होंने क्या किया दोस्तों, काबुल में जो कुषाण राज्य है इसको नष्ट कर दिया, ठीक है। इस प्रकार से वो अपना यहाँ करते हैं शासन। आगे क्या बोलता है दोस्तों यहाँ पे कि काबुल के आगे पश्चिमी दर्रा को पार करते हुए हुन ने भारत पर आक्रमण करना शुरू कर दिया दोस्तों। इस प्रकार से इसको पार करके भारत में एंट्री किया, कौन, हुन दोस्तों, ठीक है, क्योंकि हुन के बारे में पढ़ रहे हैं अभी। फिर आगे क्या लिखता है कि भारत पर आक्रमण करने वाले हुन को हम लोग श्वेत हुन कहते हैं। देखिए, ये बात याद रखिएगा, भारत में जो हुन आक्रमण किए थे वो दूसरी शाखा से थी, पहला चीज़ तो ये रखिएगा याद। और जो थी ना, उसको हम लोग श्वेत हुन भी बोलते हैं, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है कि एक दो नंबर में पूछा जाता है कि भारत में जो आक्रमण किए थे हुन, वो कौन से हुन थे दोस्तों, ठीक है। तो आपको बताना है, उसे लोग श्वेत हुन की संज्ञा दिया गया है, श्वेत हुन भी बोलते हैं दोस्तों। यहाँ तक तो क्लियर है ना। चलिए, आगे देखते हैं दोस्तों, गुप्त साम्राज्य की, ठीक है। देखिए, जिस समय हुन यहाँ पे आक्रमण किए थे उस समय किसका समय से पता है, गुप्तों का समय काल था और गुप्त साम्राज्य का शासन चल रहा था। और इसमें से सबसे महत्वपूर्ण जो शासक रहे हैं और सबसे शक्तिशाली जो शासक रहे हैं उस समय के जो शासक थे वो स्कंदगुप्त थे दोस्तों, ठीक है। तो वही बात बोला जा रहा है कि जिस समय हुन यहाँ पे भारत में आक्रमण किया था वो गुप्त साम्राज्य का, ठीक है, गुप्त साम्राज्य का यहाँ पे ये चलता था। उन्होंने सर्वप्रथम 458 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। ये डेट आप याद रखिएगा, ये समय याद रखने का प्रयास कीजिए कि जो हुन भारत पे आक्रमण किए थे सबसे पहले वो कब किए थे, तो 458 ईस्वी में दोस्तों, ठीक है। और किसका चल रहा था, वो गुप्तों का समय चल रहा था दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों, उस समय गुप्त साम्राज्य का जो शासक था ना वो स्कंदगुप्त था। तो उस समय जो गुप्तों का शासक था वो कौन शासक था दोस्तों, वो स्कंदगुप्त था। ये नाम अभी आपको याद रखना, देखिए छोटी छोटी चीज़ों को आपको मैं अभी याद करवा रहा हूँ, और इन छोटी छोटी बातों को आप लोग याद रखते हैं ना। देखिए, पेपर क्या होता है, पेपर लिखना कैसे एग्जाम में, वैसे ना आपको चीज़ों को खाली याद रखना, मेन मेन पॉइंट, बस। उसके बाद तो आपको पता ही क्या करना है, ठीक है।
चलिए इसके बाद वीडियो में लाऊंगा कि इस प्रकार से कॉपी लिखा जाता है, कैसे नहीं लिखना चाहिए, ठीक है। स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित कर उन्हें वापस जाने के लिए विवश कर दिया। देखिए गुप्त साम्राज्य को हम लोग जानते हैं कितना महान साम्राज्य रहा है और कितना शक्तिशाली इसमें शासक भी रहे हैं, ठीक है, स्वर्ण युग के नाम से जानते हैं। तो यहाँ के जो शासक थे बहुत ही शक्तिशाली थे, जिसमें से स्कंदगुप्त जो है ना वो इसको पराजित किया और पीछे जाने के लिए विवश किया, नहीं भैया आप एंट्री नहीं कर सकते हो, ठीक है, इससे युद्ध किया। ये इतने ताकतवर और इतने शक्तिशाली ये थे शासक थे, कौन, स्कंदगुप्त, जिस कारण से हुनों को पीछे जाना पड़ा दोस्तों, ठीक है। तो ये बात आप लोग याद रखिए। देखिए आसान लैंग्वेज में आराम से हम लोग समझेंगे, कोई टेंशन नहीं है, कहीं किसी का ट्रेन नहीं छूट रहा है, ठीक है, जिसका छूट रहा है वो जा सकता है भैया। इतिहासकारों द्वारा स्कंदगुप्त को एशिया अथवा यूरोप का एक ऐसा पहला शासक माना जाता है जिन्होंने हुनों को दोस्तों पराजित किया था। देखिए इतिहासकार मानते हैं कि जो स्कंदगुप्त थे ना वो एक मात्र ऐसा शासक थे जिसने एशिया और यूरोप में पहला ऐसा शासक हुआ जिसने हुनों को हराया दोस्तों। कौन हुआ दोस्तों, वो स्कंदगुप्त में। तो ये भी आपको याद रखना। देखिए अभी हम लोग पूरा का पूरा देखेंगे, हो सके तो वीडियो 20 से 30 मिनट चल जाए, जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हम लोग देखेंगे, समय निकाल के देखेंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ तक तो क्लियर है ना, हुन कौन थे, कहाँ से आए और भारत में प्रवेश किस प्रकार से किया और उसको पीछे भी धकेलने का काम स्कंदगुप्त यहाँ पे किया दोस्तों। यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों 466-67 ईस्वी में तोरमान के नेतृत्व में हुनों ने भारत पर दूसरा आक्रमण किया। पहला जो आक्रमण किया था वो किया था 458 में। फिर दोस्तों क्या होता है कि 467-66 के आसपास में फिर तोरमान के नेतृत्व में दूसरा आक्रमण किया दोस्तों, ठीक है। इस बार भी हुनों को स्कंदगुप्त के हाथों पराजित होना पड़ा। देखिए इस बार भी क्या हुआ, जब एक बार तो 458 में किया तब हुन उसको पीछे धकेल दिया, फिर 466-67 के आसपास में जब करता है फिर भी उसको धकेलना पड़ा पीछे और उसको जाना ही पड़ा दोस्तों, क्योंकि देखिए गुप्तों का समय चल रहा था ना और उसमें से स्कंदगुप्त बहुत महान शासक रहे हैं और वो इस पर क्या किया, उसको पीछे धकेल दिया, तो इस कारण से उसको दोबारा हार मानना पड़ा दोस्तों, ठीक है। अब आता है तीसरा समय। फिर दोस्तों क्या होता है कि 484 ईस्वी में उन्होंने पुनः शक्ति के साथ भारत पर आक्रमण किया। फिर से क्या होता है कि 484 में हुन फिर भारत पर आक्रमण कर देते हैं और इस बार जो आक्रमण करते हैं, क्योंकि इस बार जो स्कंदगुप्त का जो उत्तराधिकारी होता है वो कमज़ोर होते हैं, जिस कारण से इसमें लोग सफल हो जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि 484 ईस्वी में फिर से पुनः हुन क्या करते हैं, भारत में आक्रमण करते हैं, जिसमें से जो स्कंदगुप्त के जो उत्तराधिकारी होते हैं वो कमज़ोर पड़ जाते हैं, जिस कारण से क्या होता है उसमें हुनों का प्रतिरोध करने की क्षमता नहीं होती है, इसलिए वे भारत में कुछ भूभाग पर आधिपत्य स्थापित करने में सफल हो जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार से स्कंदगुप्त का जो उत्तराधिकारी हुए वो थोड़ा कमज़ोर पड़ गए हैं, ठीक है, जिस कारण से यहाँ पे वो अपना थोड़ा सा कुछ क्षेत्रों में ये अपना आधिपत्य जमा लिया दोस्तों, ठीक है। देखिए अब ये हुनों के बारे में पढ़ा है तो हुन में दो महत्वपूर्ण शासक माने जाते हैं, एक तो आपका तोरमान, दूसरा आपका मिहिरकुल। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे तोरमान के बारे में दोस्तों और तोरमान को पढ़ेंगे, ठीक है, आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है दोस्तों, ठीक है। अगर है तो आप लोग जा सकते हो। देखिए अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हुन कौन था, ठीक है, कैसे कैसे हुन एंट्री किया और कैसे कैसे भारत पे आक्रमण किया। तो एक बार हम लोग उसको रिवीजन कर लेते हैं, थोड़ा सा देखिए, 2 मिनट 1 मिनट देखिए। हुन कौन थे दोस्तों, हुन जो थे वो मध्य एशिया के क्या था, जंगली बर्बर, ठीक है, घुमक्कड़ था जाति, ठीक है। और ये जो है ना वो आकाश की घाटी, यानी कि इस दो शाखाओं में अपने आजीविका के लिए दो शाखाओं में बढ़ गया, एक तो आपका यूरोप की ओर चला गया, एक आपका भारत की ओर आ गया। भारत में जो आया जिसको हम लोग सवेत हुन बोलते हैं और दूसरी शाखा थी दोस्तों। फिर इस प्रकार से क्या किया, उन्होंने आक्रमण किया, यहाँ पे आक्रमण किया तो फिर क्या हुआ, उस पर वो जो स्कंदगुप्त शासक रहा है वो उसको 2 बार पीछे धकेला। फिर तीसरा बार 484 ईस्वी में क्या करता है, जब तीसरा बार वो आक्रमण करता है जिस समय स्कंदगुप्त का जो उत्तराधिकारी वो तो कमजोर पड़ जाता है, जिस कारण से वो प्रवेश कर जाता है दोस्तों। अब हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं तोरमान को, ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। चलिए देखिए दोस्तों, भारतीय क्षेत्र में हुनों का प्रवेश तोरमान के नेतृत्व में हुआ, ठीक है, किसके नेतृत्व में, तोरमान के नेतृत्व में। कल्हण ने अपनी राज तरंगिणी में हुन शासक के रूप में तोरमान और मिहिरकुल का उल्लेख किया। देखिए जो कल्हण है, कल्हण द्वारा रचित राज तरंगिणी है, इसमें क्या बोला गया है कि दो शासक महत्वपूर्ण यहाँ पे बताया गया है, एक तो आपका तोरमान, दूसरा आपका मिहिरकुल दोस्तों, ठीक है। इन दोनों से संबंधित अनेक सिक्के तथा, ठीक है, शिलालेख भी प्राप्त हुए हैं और मिहिरकुल और जो ये तोरमान है इससे संबंधित बहुत सारे शिलालेख और सिक्के भी यहाँ पे मिले हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए तोरमान ने 5वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में 6ठी शताब्दी के आरंभ में भारत के कुछ भागों पर आधिपत्य स्थापित कर
हुन सत्ता का स्थापना किया। तो इसी प्रकार से मैंने बताया कि तोरमान के नेतृत्व में वो स्कंदगुप्त का जो उत्तराधिकारी था उसको पराजित किया और कुछ क्षेत्रों में ये अपना स्थापना किया। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया था। ठीक है, पंजाब पर विजय के बाद उसने पश्चिमी भारत के प्रदेशों पर भी विजय प्राप्त किया। तो स्टार्टिंग उधर पंजाब तरफ से किया था, उसके बाद धीरे 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 करके अन्य प्रदेश में वो अपना अपना ये कर लेता है। उसको सिक्कों तथा शिलालेखों से ज्ञात होता है कि राजपूताना मालवा, ठीक है, उत्तर प्रदेश के अधिकार, ठीक है, हिस्से तथा मध्य प्रदेश के एरन तोरमान के राज्य के अंग थे। तो इस प्रकार से यहाँ पे सिक्कों से और जो भी हमारा ये है उससे क्या पता चलता है कि कहाँ कहाँ से ये किए थे। तो बहुत सारे सिक्के और शिलालेख से क्या पता चलता है कि ये मध्य प्रदेश में हो गया, उत्तर प्रदेश में हो गया, इन जगहों पे तोरमान का यहाँ पे अधिकार रहा होगा, ये राज्य रहा होगा दोस्तों। ठीक है, तो ये माने जाते हैं। चलिए आगे देखेंगे दोस्तों, कलहन की राजतरंगिणी से ज्ञात होता है कि जो कश्मीर है ना, कश्मीर भी तोरमान के राज्य का हिस्सा था। ठीक है, तो ऊपर में अगर बात करेंगे तो कश्मीर तक का इसका यहाँ पे वो आक्रमण कर लिया था। ठीक है, अपना राज्य को स्थापित कर लिया था। तो सब ये राजतरंगिणी से आप जब वहाँ पे लिखिएगा ना, तो जब कॉपी जब चेक होगा ना दोस्तों, तो यही सब देखा जाता है कि क्या लिख रहा बंदा, ये सब देखा जाता है, ये सब देखा जाता है। ठीक है, वो पता चल जाता है, ये सब देखेगा, तोरमान, मिहिरकुल, यही सब है मेन दोस्तों। ठीक है, पॉइंट को याद रखिए। तो कलहन की राजतरंगिणी से ज्ञात होता है कि कश्मीर भी, ठीक है, ये तोरमान का हिस्सा था। इस प्रकार से ऐसा माना जाता है कि तोरमान विष्णु का उपासक था, उसने महाराजाधिराज की भी उपाधि धारण की थी। ठीक है, जो तोरमान जो था ना दोस्तों, वो विष्णु भक्त थे। ठीक है, भगवान विष्णु के उपासक थे और वो अपने आप में जो महाराजाधिराज की जो उपाधि होती है वो भी धारण कर रखी थी दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बोल सकते हो तोरमान विष्णु भक्त था। ठीक है, और वो महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया अगर तोरमान कौन था दोस्तों। ठीक है, चलिए अभी थोड़ा हम लोग बात करेंगे मिहिरकुल के बारे में। आखिरकार ये मिहिरकुल कौन थे दोस्तों। दोस्तों तोरमान की मृत्यु के बाद उसका पुत्र मिहिरकुल अथवा मिहिरगुल, कहीं कहीं आपको मिहिरकुल मिलेगा, कहीं कहीं मिहिरगुल मिलेगा, हुनों के भारतीय शासक के उत्तराधिकारी बना। तो इस प्रकार से भारत में जो तोरमान के बाद जो आया वो आया दोस्तों मिहिरकुल, यानी कि तोरमान का जो उत्तराधिकारी वो कौन बना, वो मिहिरकुल बना दोस्तों। देखिए इतिहास में अगर हम लोग बात करेंगे तो कुछ कुछ नाम ऐसे हैं कि स्पेलिंग में ही होता है और कुछ कुछ डेट भी है, क्योंकि अलग अलग बुक में अलग अलग डेट रहता है दोस्तों। ठीक है, तो उसमें लोग लगभग लगभग में ही मान के चलेंगे। अधिकांश इतिहासकारों की मान्यता है कि मिहिरकुल 515 ईस्वी में शासक बना। ठीक है, बहुत सारे इतिहासकार मानते हैं कि जो मिहिरकुल जो शासक बने वो 515 ईस्वी में बना। ठीक है, और जबकि B.A. स्मिथ का कहना है कि 502 ईस्वी में वो शासक बना। तो कहीं कहीं 502, कहीं कहीं 515 भी मिलेगा। तो हम लोग क्या बोलें, लगभग लगभग में चलना है। तो ऐसे स्थिति हम लोग कर सकते हैं 510 शताब्दी। ठीक है, 512 या 15 को लेके चलते हैं ना, वही समय हम लोग के लिए ठीक रहेगा। तो कहीं अपन 15 भी लिख सकते हैं, तो लगभग में लिख दीजिएगा। ठीक है, कि मान्यता अभी इस प्रकार से लिख दीजिए, इतिहासकारों का मानना है, क्योंकि इसमें से हम लोग पूरा डेट तो लिख नहीं सकते, नहीं कि भैया 502 में ही हुआ था, 515 में ही हुआ था, ऐसा नहीं बोल सकते हम लोग। ठीक है, चलिए दोस्तों मिहिरकुल के राज्य में अफगानिस्तान, पंजाब, राजपूताना तथा मालवा के प्रदेश आते थे। तो मिहिरकुल के भी इस प्रकार से जो अभी जो वर्तमान अफगानिस्तान हो गया वो वाला क्षेत्र हो जाता है। ठीक है, जो पंजाब हो जाता है, इस प्रकार से मालवा हो जाता है, इस प्रकार से ये क्षेत्र इसके अधीन आते थे दोस्तों। चलिए ये तो हो गया इसका क्षेत्र। अभी हम लोग बात करेंगे एक चीनी यात्री जो जिसको सभी जानते हैं। ठीक है, देखिए चीनी यात्री ह्वेंसांग के अनुसार शाकल यानी कि सालिकोट उनकी राजधानी थी। अगर मैं बात करूं दोस्तों इनकी राजधानी की, उन्हों का राजधानी क्या था, तो चीनी यात्री जो ह्वेंसांग है इसके द्वारा जो इसका जो राजधानी माना जाता है वो शाकल था, यानी कि शालिकोट था दोस्तों। ठीक है, उसी के अनुसार मिहिरकुल बौद्धों का शासक था दोस्तों। ठीक है, ठीक है, वो किसका शासक, बौद्धों का शासक। ठीक है, उसने अनेक बौद्ध विहारों तथा स्तूपों का भी नाश किया दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, उसने क्या किया था, अनेक बौद्ध विहारों तथा स्तूपों का भी नाश किया। उसे भारतीय ठीक है, भारतीय एटीला भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से एक क्वेश्चन आपका बनेगा कि किसे भारतीय एटीला कहा जाता है, तो मिहिरकुल को यहाँ पे भारतीय एटीला भी कहा जाता है दोस्तों। यहाँ तक क्लियर है ना। आगे देखते हैं दोस्तों, मिहिरकुल की मृत्यु के बाद भारत में हुनों का कोई भी, ठीक है, उल्लेखनीय शासक नहीं मिलता। अब यहाँ पे जिस प्रकार से तोरमान के बाद मिहिरकुल आया और मिहिरकुल के बाद यहाँ पे देखने को मिला
लेकिन मिहिरकुल का जो मृत्यु हो गया, इसके बाद ऐसा कोई भी शासक नहीं उभर के आता है जिसको हम लोग मानेंगे कि नहीं ये भी हुन के लोग हैं, या तो फिर हुन का और भी शासक रहे हैं दोस्तों, ठीक है। जबकि भारत में राजपूत, ठीक है, शक्तियों का उदय हुआ तथा तब क्या उन्होंने हुनों का विनाश कर दिया। तो यहाँ पे जैसे कि राजपूत लोग आए, इस प्रकार से हुन को परास्त किया, इस प्रकार से मतलब क्या बोल सकते हैं कि मिहिरकुल के बाद वैसा कोई शासक नहीं हुआ कि जिसे हम लोग बोल सकते कि नहीं भैया ये उसके बाद शासक बने, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है ना। चलिए, भारत में ठीक है, बाहर हुनों की शक्ति को तुर्क ने नष्ट कर दिया, ठीक है। तो बाहर से, इससे बाहर जो भी थे वो उसको कौन नष्ट किया, उसको तुर्कों ने नष्ट किया दोस्तों, ठीक है। अंत में उन्होंने भारतीयों के साथ क्या वैवाहिक संबंध बनाया, ठीक है। और इस संबंध के बाद स्थापित करने के बाद वो राजपूतों के अंग में मिल गया, तो बन गया दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार से वो भारत में रहते सब भारत में वो मिक्सिंग हो गई। ऐसा नहीं कि भैया कि मिहिरकुल के बाद और कोई आता है तानाशाह इस प्रकार से दादागिरी दिखाता कि नहीं हम मिहिरकुल का ये हैं वो हैं, ऐसा नहीं होता। फिर उस तरह से जिक्र भी नहीं करता, अपना हम लोग बात करेंगे दोस्तों। तो यहाँ तक आप लोग भी लिख दीजिएगा ऐसा ही कि ऐसा ऐसा बात है, उसके बाद नहीं मिलता है कोई साक्ष्य प्रमाण की नहीं ये मिहिरकुल के बाद भी कोई हुआ है ना। उसके बाद वो यहीं पे रह के वैवाहिक संबंध स्थापित किया और राजपूतों के अंग में मिल गए, या तो इस प्रकार से पूरा भारत में वो रह गया दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों हुन आक्रमण के प्रभाव। अभी तक हमने क्या देखा कि हुन कौन थे, कहाँ से आए, किस प्रकार से भारत में एंट्री किया और एंट्री करने के बाद किस प्रकार से अपना शासन चलाता, शासन चलाने के बाद किस प्रकार से अंत हुआ। तो इतना तो हम लोग देख लें दोस्तों। अभी हम लोग देखेंगे इसके प्रभाव, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछ जाते हैं 5 से 10 नंबर के लिए। ये प्रश्न आपका आता है दोस्तों, क्या आता है कि भारत में हुनों को आक्रमण करने में क्या प्रभाव पड़ा, इसका वर्णन करें, स्पष्ट करें। इस प्रकार से 5 से 10 नंबर के लिए आपको दे देगा कि क्या प्रभाव पड़ा हुनों का आक्रमण से भारत में, वर्णन कीजिए, ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न बनते हैं, इस कारण से इसको हम लोग देखेंगे दोस्तों, ठीक है। जितने भी प्रश्न सारे महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण प्रश्न ही मैं आपको करवाने वाला दोस्तों, ठीक है। उससे पहले जितने भी छात्र छात्राएं अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। और अपने मित्रों के साथ शेयर करें, पुराने मित्रों, ठीक है। चलिए, अभी हम लोग देखेंगे भारत में प्रभाव क्या पड़ा इस पे दोस्तों। तोरमान और मिहिरकुल जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व के बावजूद हुन भारत में स्थायी राज्य स्थापित नहीं कर सका, ठीक है। और इसमें असफल भी रहा। देखिए, हुन और मिहिरकुल जैसे महान और शक्तिशाली जो शासक रहे हैं, ये भी यहाँ पे असफल रहे हैं, ठीक है। इतना महान शक्तिशाली शासक था, फिर भी यहाँ पे स्थायी राज्य स्थापना नहीं कर पाए थे, तो इसमें वो असफल रहे, ठीक है। चलिए, उनका अस्थायी राज्य भी उत्तर पश्चिम भारत के कुछ भागों तक ही सीमित रहा दोस्तों, ठीक है। ये लोग अस्थायी रहे, लेकिन उत्तर पश्चिम क्षेत्र में भी ये बहुत हद तक सीमित रहे। हुनों के आक्रमण का भारतीय राजनीति और समाज पर बहुत ही व्यापक प्रभाव पड़ा। देखिए, हुनों का जो आक्रमण रहा, इस कारण चाहे वो स्थायी रहा या ना रहा दोस्तों, ठीक है, लेकिन इस आक्रमण से भी प्रभाव पड़ा है। ऐसा नहीं होना कि नहीं वो आक्रमण करते तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा, प्रभाव पड़ा है दोस्तों, ठीक है। और उसके बारे में लोग बात करेंगे, वो चर्चा भी करेंगे, ठीक है। चलिए, अभी हम लोग देख लेते हैं। पहला जो हम लोग पॉइंट मारेंगे और पॉइंट लगा कर हम लोग देखेंगे राजनीतिक प्रभाव। आखिरकार राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ा दोस्तों, ठीक है। और एग्जाम में आपको इस प्रकार से लिखना है, और पॉइंट दीजिएगा, पॉइंट लिख लिखिएगा ना, मजा आ जाएगा और नंबर भी देगा आपको, ठीक है। यही सब देखा जाता है, ठीक है। देखिए, पहला चीज आप लिखिएगा राजनीतिक प्रभाव, और फिर क्या लिखना है कि हुनों के आक्रमण की, ठीक है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रभाव राजनीतिक क्षेत्र में ही पड़ा, ठीक है। और राजनीतिक दृष्टिकोण से ये देखा जाए तो यहाँ पड़ा है दोस्तों। क्यों पड़ा, क्योंकि किसी भी क्षेत्र का हम लोग देखते हैं तो राजनीतिक तौर पे उसका पड़ता है, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे कि हुन के आक्रमण के सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रभाव राजनीतिक क्षेत्र में, ठीक है, हुआ है दोस्तों। चलिए, उनके आक्रमण ने विशाल गुप्त साम्राज्य के विघटन का मार्ग प्रशस्त किया दोस्तों, ठीक है। और स्कंदगुप्त के जीवित रहने तक गुप्त साम्राज्य सुरक्षित रहा दोस्तों। देखिए, ये जो हुनों ने आक्रमण किया यहाँ पे, और इसमें से विशाल जो हम लोग को साम्राज्य रहा था गुप्त साम्राज्य, इसका भी विघटन कहीं ना कहीं इसके आने के बाद हो जाता है। उसके बाद जब तक स्कंदगुप्त रहा तब तक तो वो हुन लोग ज़्यादा यहाँ पे नहीं कर सका, ठीक है, ज़्यादा एंट्री तो नहीं कर पाया। तो यहाँ तक तो ये भारत सुरक्षित रहा, ठीक है, गुप्तों तक। अब गुप्तों में कौन, स्कंदगुप्त, यहाँ तक वो सुरक्षित रहा। परंतु उनकी मृत्यु के पश्चात क्या हुआ कि उन्होंने गुप्तों को पराजित कर दिया और उसने अपने साम्राज्य का एक हिस्सा बना लिया दोस्तों, ठीक है। और अपना शासन यहाँ पे स्थापना कर लेता है। अब जब तक स्कंदगुप्त रहता है तब तक तो ठीक है, लेकिन जब स्कंदगुप्त यहाँ पे उनका मृत्यु रहता है, उसके बाद जो उसके उत्तराधिकारी आते हैं वो यहाँ पे सफल नहीं रहते हैं, ठीक है। जिस कारण से वो हुन थे यहाँ पे वो आक्रमण करके अपना राज्य स्थापित कर लेता है दोस्तों, ठीक है। जिससे गुप्तों का साम्राज्य विघटन हो गया दोस्तों। इसमें से क्या हो, गुप्तों का साम्राज्य भी विघटन हो गया, ठीक है। चलिए, आगे हम लोग को लिखना है क्या कि हुनों के आक्रमण के बाद
भारत में राजनीतिक एकता का, ठीक है, सर्वथा अभाव, ठीक है, दृष्टिकोण होने लगा। यानी कि देखिए राजनीतिक एकता भी कहीं ना कहीं इसमें टूटने लगा दोस्तों, ठीक है। तो ये भी आप लोग लिख सकते हैं, दृष्टिगोचर होने लगा। देखिए गुप्तों ने संपूर्ण उत्तर भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार किया था, ठीक है, क्या था, और सुदृढ़ शासन व्यवस्था के माध्यम से राजनीतिक एकता का सूत्रपात किया था दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार से जो कि हमारे जो गुप्त शासक रहे हैं, गुप्तों में हम लोग स्वर्णकार भी कहा है, तो बहुत अच्छा इसका क्षेत्र रहा था, बहुत अच्छी प्रकार से भारत को वो लोग रख रहे थे, ठीक है। लेकिन इसकी जो सत्ता गई उसके बाद जो हूण यहाँ पे आते हैं, कहीं ना कहीं वो फिर ये अपना कर लेता है दोस्तों, ठीक है। परंतु हूण द्वारा गुप्तों के पराजित करने के बाद शासक व्यवस्था कमजोर पड़ गई, है ना। वो पड़े गई दोस्तों, शासन व्यवस्था क्यों कमजोर पड़ेगा, क्योंकि देखिए जब तक स्कंदगुप्त था तब तक तो ठीक था भैया, उसको दो दो बार घुमा दिया, बोले जाइए अभी आप कंट्री नहीं है, अभी हम लोग हैं। लेकिन जब उसका जो उत्तराधिकारी हुआ वो कमजोर पड़ गया, इस कारण से फिर वो लोग एंट्री कर जाते हैं, और अशांति एवं अव्यवस्था के कारण राजनीतिक एकता भी टूट गई दोस्तों। तो राजनीतिक एकता में इस प्रकार से बोल सकते हैं, देखिए जिस प्रकार से अभी कोई भी क्षेत्र को हम लोग चलाते हैं, जैसे भारत ही हो गया, इसका अगर राजनीति अगर हो इस प्रकार से कि आपस में राजनेता में झगड़ा हो, राजनीति में संबंध ना हो, राजनेता पावरफुल ना हो, तो क्या देश चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। अभी जैसे हमारे मोदी जी हैं, कितना बोल देते हैं हाँ ये होगा तो होगा, बस बस तो बस, ठीक है, अलग ही है, वो अलग ही फैक्ट्री का आदमी है, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से राजनीतिक प्रभाव पड़ता है दोस्तों ये, ठीक, आपस में अशांति अव्यवस्था इस प्रकार से वो छा गया दोस्तों। आगे आप लिख सकते हैं दोस्तों, हुनों के आक्रमण के बाद भारतीय शासकों में तानाशाही प्रवृत्ति का विकास हुआ दोस्तों, ठीक है। भारतीय आक्रमण में क्या बोल सकते हैं, तानाशाही प्रवृत्ति का विकास हुआ दोस्तों, ठीक है। आगे पॉइंट आप लोग लिख सकते हो कि इसके, ठीक है, पूर्व शासक सभा समितियों, मंत्री परिषद, ठीक है, सामंत आदि जैसी संस्थाओं में क्या हुआ कि विचार विमर्श साथ शासक, ठीक है, कार्य करते थे। परंतु बाद में ये सब तानाशाह हो गया। पहले क्या होता है, राय मशवरा लेके तब ये लोग अपना काम करते हैं, लेकिन ये बाद में तानाशाह हो गए, ठीक है, हम किसी से कम नहीं, इस प्रकार से। तो ये यहाँ तक तो आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना। आगे बढ़े, चलिए हम लोग देखते हैं दोस्तों धार्मिक प्रभाव, ठीक है। तो अभी हम लोग राजनीतिक देखें, अब हम लोग देखेंगे धार्मिक प्रभाव दोस्तों, ठीक है। धार्मिक पे भी कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ता है दोस्तों। तो अब हम लोग देखेंगे दोस्तों धार्मिक प्रभाव, अभी तक तो हम लोग राजनीतिक प्रभाव देखें, अब देखेंगे धार्मिक प्रभाव, ठीक है। चलिए दोस्तों, हून के आक्रमण का भारतीय धार्मिक व्यवस्था पर भी गहरा प्रभाव दृष्टिगोचर होता है दोस्तों, ठीक है। देखिए हूनों के आक्रमण के कारण से धार्मिक क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं ये इसका प्रभाव देखने को मिलता है और ये होता है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे आप इस प्रकार से बोल सकते हैं दोस्तों कि गुप्तों ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई थी, जिसके कारण ब्राह्मण धर्म को राजकीय संरक्षण मिलने के बावजूद बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म का भी ठीक है, ठीक, अबाध विकास होता रहा दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार से क्या हुआ कि जिस प्रकार से राजकीय संरक्षण मिलने लगा और इसके बाद भी जैन धर्म और बौद्ध धर्म को यहाँ पे अबाध विकास होता रहा दोस्तों, ठीक है। तुर्मान और मिहिर कुल ने भारत में सत्ता स्थापित करने के बाद हिंदू धर्म को तो अपनाया, लेकिन धार्मिक कट्टरता की नीति के तहत बौद्धों पर भीषण आक्रमण भी किए दोस्तों, ठीक है। इन्होंने क्या किया, और यहाँ रहते हुए यहाँ की संस्कृति सभ्यता को धीरे धीरे तो वो अपनाने लगे, लेकिन जैन धर्म थे, बौद्ध धर्म थे, इसको कहीं ना कहीं इसमें भीषण आक्रमण किया गया और इसको प्रभाव वहाँ भी पड़ा दोस्तों, ठीक है। कट्टर का एक भाव बनता है, जैसे कि हम लोग अपना भारत में रहते हैं तो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग रहते हैं ना। अभी हम लोग क्या करेंगे, कोई मस्जिद है, कोई मंदिर है, इसको तोड़ दिया जाए तो कैसा लगेगा, मान लीजिए आपका मंदिर है, वो तोड़े बार बार तोड़े बार बार तोड़े तो आपको कैसा लगेगा। तो इसी प्रकार से एक देश में रहते हुए, एक समाज में रहते हुए कोई आपको ऐसा करेगा तो बुरा लगेगा ना। तो इस प्रकार से ये इस प्रकार से होने लगा बौद्धों से जैनों में। मेहरकुल ने तो बौद्ध धर्म स्थलों, स्तूपों एवं विहारों के विनाश के साथ साथ बौद्ध अनुयायियों के, ठीक है, का भी रास्ता अपनाया। इन्होंने क्या किया था, मेहरकुल ने जो बौद्धों का जो धर्म स्थल होता है, स्तूप होता है, विहार होता है, इसे भी विनाश किया। इसके साथ साथ यहाँ इसके जो मानते, इसको जो मानने वाले लोग, इसके जो अनुयायी थे, उसको भी मारने काटने में तुल गए थे दोस्तों, ठीक है। तो कई यहाँ पे बौद्ध मंदिरों को, बौद्ध जो स्तूप होते हैं उसको भी यहाँ पे तोड़ने का काम किया गया, ठीक है। तो ये मेहरकुल द्वारा। आगे आप बोल सकते हो दोस्तों कि इससे उत्तर पश्चिम भारत में बौद्ध धर्म का विनाश हो गया दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार से उसका जो उत्तर पश्चिम वाला जो हमारा क्षेत्र पड़ता है, वहाँ कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म का विनाश होता है दोस्तों। तो धार्मिक इस प्रकार से यहाँ पे प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए कि कोई भी, चाहिए हम लोग 4-5 धर्म है, एक धर्म पर वहाँ पे पढ़ा तो धार्मिक आया कि नहीं आया, कारण प्रभाव आया दोस्तों, क्योंकि वहाँ पे बौद्ध लोग पे अत्याचार हुआ। तो इस प्रकार से आप बोल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो इतिहास इस प्रकार से है। और ये आपका रहा दोस्तों जो
सेमेस्टर 3 का इतिहास MJ5 पेपर, ठीक है। तो इसमें अभी हम लोग पढ़े हून आक्रमण, उसके जो प्रभाव है वो दोस्तों, ठीक है। तो प्रभाव को लेकर प्रश्न आते हैं और हून किस प्रकार से एंट्री किया भारत पे, वो सभी के सभी चीज़ में देख लिए। तो एक बार क्या कीजिए, वीडियो को समझ में आया तो ठीक है, आप कमेंट कीजिए। अगर समझ में आया तो प्यारा से दम भर के कमेंट कीजिए, लगे मुझे भी लगे कि नहीं समझ में आ गया, लाइक कीजिए ताकि लगे कि हाँ, कमेंट नहीं कर पाइएगा तो लाइक कीजिए ताकि लगे कि ना भैया समझ में आया, ठीक है। और नहीं आता तो प्यारा से दिल खोल के बोलिए कि नहीं समझ में नहीं आया, और अच्छे से समझाइए तो और अच्छे से समझाने का प्रयास करें, ठीक है। चलिए, और इसके बाद हम लोग और भी वीडियो लाएंगे। साथ ही साथ आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, प्रयास कर रहा हूँ कि आपके बीच एक MJ5 को लेकर, वर्ल्ड हिस्ट्री को लेकर, सॉरी MJ4 को लेकर, वर्ल्ड हिस्ट्री को लेकर एक अच्छा टीचर को लाने का प्रयास कर रहा हूँ। बस आप लोग सपोर्ट कीजिए, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो अवश्य में प्रत्येक विषय का टीचर लाने का प्रयास करूँगा। क्योंकि आप लोग क्या होते हैं कि 2-4 वीडियो डाल दिए, देखें, फिर आप लोग चुप साथ हो जाते हैं। क्या होता है कभी कभी आप लोग देखते देखते नहीं देखने लगते हैं। देखने का मतलब क्या होता है कि आप लोग बोलते हैं कि नहीं जब एग्ज़ाम आएगा तब देखेंगे। फिर क्या होता है, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, जिस कारण से हम लोग भी क्या होता है कि लगता है कि अभी मैं कोई भी टीचर को लाऊं तो ऐसा तो आएगा नहीं। ऐसे मान लीजिए कि मेरा चैनल हम करवा देते हैं, मेरा जो भी है हम करवा देंगे, ठीक है। लेकिन अभी हम किसी टीचर को लाएंगे तो कुछ तो बोल के लाएंगे कि नहीं भैया आप मेरे चैनल पे खाद कीजिए, आपको मंथली इतना दिया जाएगा, चाहे मेरा अर्निंग हो या ना हो। वो नहीं देखेगा ना, वो काम करेगा। अब उसके जब लाऊंगा मैं उसे तो 1-2 दिन के तो लाऊंगा नहीं, लाना है तो पूरा इतिहास कंप्लीट करवाने के लिए, यानी कि उसको 1 महीना के लिए हमको रखना पड़ेगा कि नहीं, आपका पूरा का पूरा MJ5 को देखना है, वर्ल्ड हिस्ट्री करना है, पूरा वर्ल्ड का इतिहास करवाना है ना, विश्व का इतिहास करवाना है। तो इसी से आप अपना दीजिए राय कि क्या करना है, ठीक है। चलिए, तो इसी प्रकार से अच्छे से पढ़िए। इसी प्रकार हम लोग दूसरी वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।